गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइंस इजी पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। यह चैप्टर आपका होने वाला है वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वृत्ताकार गति। अगर मैं वृत्ताकार गति की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? वृत्त धन आकार, अर्थात अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मेरा एक वृत्त है। इस वृत्त में ये इसका एक केंद्रक होगा और यहाँ पे मेरा एक इंसान होगा जो कि इस वृत्त के चारों ओर भ्रमण करेगा अर्थात घूमेगा। और ये घूम किस में रहा है? घूमते समय एक चीज कर रहा है जिसको मैं कहता हूँ गति। और गति ये कौन से आकार में कर रहा है? जो कि मेरा आकार कौन सा है? कौन सा आकार है वो? मेरा वृत्त का आकार। तो वृत्त के आकार में जो गति कर रहा है उसी को मैं क्या कहता हूँ? वृत्ताकार गति। वो जो वृत्त के आकार में जो गति हो रही है उसी को मैं क्या कहता हूँ? वृत्ताकार गति। ये हमारा अगला टॉपिक है अभिकेंद्री बल, जिसको हम इंग्लिश में सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ है उसको हम एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ क्या है? वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। आइए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभिकेंद्रीय बल का अर्थ क्या है? अगर मेरा कोई यहाँ इंसान मनुष्य है जिसके हाथ में मैंने एक पत्थर बांध दिया है जो कि मेरा वृत्त के आकार में क्या करेगा? भ्रमण करेगा। और ये भ्रमण करने का अर्थ हमने पीछे पढ़ा था कि कोई उसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं। अगर कोई चीज आपकी वृत्त के आकार में गति कर रहा है तो उसे हम वृत्ताकार गति कहेंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं अभिकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्रीय बल मतलब होता है, अभी का मतलब होता है लंब और केंद्र का मतलब होता है केंद्र की तरफ लगने वाला बल। तो ये जो पत्थर है हमारा, ये जो पत्थर है ये क्या करेगा? वृत्ताकार गति में घूमना स्टार्ट कर देगा। और ये जब वृत्ताकार गति में घूमेगा तो ये वृत्त के आकार में ही घूमता रहेगा। ये न तो बाहर जाएगा न तो अंदर जाएगा। ये इसलिए, ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसमें एक बाहर की तरफ भी बल लग रहा है और एक अंदर की तरफ भी बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये एक स्थिर अवस्था में आ गया है। मतलब ये ना तो बाहर जा रहा है उस आकार से और ना ही अंदर आ रहा है, एक ही आकार में घूम रहा है। अब यह बल केंद्र की ओर लग रहा है। जैसे कि अगर ये मेरा, अगर ये जो पत्थर था ये ऐसे घूम रहा है तो ये मेरा कुछ v वेग से घूम रहा होगा। कौन से वेग से? v वेग से ये मेरा कुछ घूम रहा होगा। और इसमें जो बल लग रहा है वो मेरा कहाँ लग रहा है? केंद्र की तरफ लग रहा है। तो अगर ये मेरा कुछ v वेग से घूम रहा है और बल केंद्र की तरफ लग रहा है तो यहाँ मेरा 90 अंश बनेगा। ये 90 अंश को ही मैं क्या बोलता हूँ? अभी अभी मतलब क्या होता है? लंब। लंब मतलब होता है 90 अंश। और ये जो अभिलंब कहाँ बन रहा है? ये मेरा बन रहा है वेग को लेके, और वो किसको लेके? बल को लेके। ये दोनों को मिला के मेरा एक 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अभिलंब, अभी मतलब हो गया लंब और केंद्र मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल। इसी को मैं कहता हूँ अभिकेंद्रीय बल। तो सिंपल सा जो हमने पीछे पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। क्या था अभिकेंद्रीय बल? कि वृत्ताकार कक्षा में अगर मेरा कोई पिंड घूम रहा है तो उसके केंद्र की दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जिससे मैं क्या कहता हूँ? अभिकेंद्रीय बल कहता हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थात सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। अभिकेंद्रीय बल पढ़ने के बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा केपलर का नियम। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे। उसमें पहला नियम है, केपलर का पहला नियम कहता है कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। अर्थात इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। केपलर का दूसरा नियम है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। केपलर का तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अर्थात टी स्क्वायर मतलब टी का जो वर्ग है वो समानुपाती होगा आर के घन के। अर्थात इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक स्थिरांक लेते हैं जो कि है हमारा k।
तो t का वर्ग बटे r का घन बराबर हो जाएगा स्थिरांक। केपलर ने अपने नियम में दीर्घवृत्त की बात की थी, तो आज हम अभी देखने वाले हैं कि ये दीर्घवृत्त जो है वो बनता कैसे है। दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम एक त्रिभुज लेंगे, उस त्रिभुज को हम तिरछा कट मारेंगे। तिरछा कट मारने पे यहाँ जो ऐसी आकृति दिखाई देगी उसे ही हम क्या कहेंगे, दीर्घवृत्त। आपको एक आकृति दिखाई देगी जो कि आपको ऐसा दीर्घवृत्त मतलब दो वृत्त को जोड़ने जैसी आकृति दिखाई देगी, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये जो वृत्त है इसे ही हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। और इस दीर्घवृत्त में हमारे दो केंद्रक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये हमारा पहला केंद्रक है और ये हमारा दूसरा केंद्रक है, याद रखना है। इसमें दो केंद्रक होते हैं। तो दीर्घवृत्त जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे केपलर के पहले नियम को समझने की कोशिश करते हैं। केपलर ने अपने पहले नियम में कहा था कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। तो आइए उसको समझते हैं। ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार, जैसे हमने बात की थी पीछे अभी दीर्घवृत्ताकार, तो ये हमारा एक दीर्घवृत्त है। केपलर ने पहले नियम में कहा था कि जो ग्रह की कक्षा होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। जैसे अगर यहाँ पे हमारा कोई ग्रह है, ये कोई ग्रह है, तो अगर ये घूमेगा तो ये उसकी क्या होगी, कक्षा होगी। ये कक्षा कैसी है, दीर्घवृत्त है, जो कि हमने अभी पीछे देखा था। ये जो कक्षा है वो कैसी है, हमारी दीर्घवृत्त है। मतलब ये जो ग्रह की परिभ्रमण करने की जो कक्षा है वो कैसी है, दीर्घवृत्त है। और ये जो दीर्घवृत्त है उसमें हमारा जो सूरज है वो कहाँ होगा, एक केंद्रक में होगा। हमने पीछे देखा था कि इसमें दो केंद्रक होते हैं, तो उसमें एक केंद्रक में हमारा क्या होगा, सूरज होगा, सूर्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये है केपलर का पहला नियम। अभी हम देखेंगे केपलर का दूसरा नियम, जो कि है ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। तो मैं अगर बात करूं तो अगर ये मेरा अगर सूर्य हो, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ये मेरा ग्रह हो, तो सूर्य को ग्रह से जोड़ने वाली रेखा, मतलब ये मेरा सूर्य है, यहां से यहां तक को, इसको दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, ये मेरी रेखा हो गई, ये मैं इसको ए बोल देता हूँ। ये मेरी रेखा हो गई जिसको मैं बी बोल देता हूँ। ये मेरी रेखा हो गई जिसको मैं सी बोल देता हूँ। ये तीनों समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करेगी। मतलब अगर ए वाला मेरा 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो बी वाला भी उतना ही टाइम लेगा उतना एरिया कवर करने के लिए। तो सिंपल सा कहने का मतलब वही है कि ये जो है मेरी तीनों रेखाएं सूर्य से ग्रह तक के बीच की जो दूरी है वो समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करेगी। समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करेगी। यह है केपलर का दूसरा नियम कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती। केपलर का तीसरा नियम, जो कि है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उनकी बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो इसको हम समझते हैं। ये मेरा सूर्य है, ये मेरा ग्रह है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाला ये जो ग्रह है, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, इसके चारों ओर ऐसा घूमेगा, तो इसके आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल को समझते हैं हम लोग। आवर्तकाल क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल का मतलब होता है कि इसको एक चक्कर पूरा करने में, अगर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है तो इसको ये एक चक्कर पूरा करने में, यहां आने में जितना टाइम लगेगा उसी को मैं कहता हूं आवर्तकाल। तो इस आवर्तकाल का वर्ग और ये एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी इसने तय की होगी, जो ये दूरी उसने तय की होगी, उसका घन, उसकी औसत दूरी का घन। औसत दूरी आप जानते ही होंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ औसत दूरी क्या होता है, तो औसत दूरी अगर आपको समझना हो, तो जैसे मैं अगर औसत मेरे को निकालना है औसत, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, 2+2, जैसे मेरा 2 दिया है, तो मेरे को अगर इसका औसत निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ दूंगा। 2+2+2 और ये कितनी संख्या है, 3। तो 2 4 6 हो गया, 3/2 हो गया, तो मेरा औसत कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये मेरा ऐसे औसत निकलता है। तो केपलर का तीसरा नियम यह कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के
आवर्त काल का वर्ग जिसको मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड टी से दिखाते हैं, वो उसकी औसत दूरी जिसको मैं आर बोलता हूं उसके घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमने पढ़ा था कि आवर्त काल का वर्ग समानुपाती होगा उसके औसत दूरी के घन के, इसको हम बोलते हैं समानुपाती। अर्थात इसका मतलब होता है कि ये इसके बराबर हो सकता है, ऐसा आप मान सकते हो, लेकिन ये बराबर मानो मत इसको। तो टी स्क्वायर इस समानुपाती के साइन को हटाने के लिए, इस समानुपाती के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक आएगा क्या, स्थिरांक। क्या आएगा, स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कांस्टेंट। इस स्थिरांक, ये स्थिरांक यहाँ आएगा तो ये टी स्क्वायर बराबर, इस समानुपाती को हटाएगा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा जिसको मैं के बोल रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा, मेरा आर क्यूब हो जाएगा। इतना आपको समझा होगा। तो ये टी स्क्वायर बटे बराबर के आर क्यूब हो गया। इस के को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टी स्क्वायर है और ये आर क्यूब है ये मेरा बटे में चला जाएगा, और ये मेरा बराबर के हो जाएगा, बराबर मेरा क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ। तो हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम समझते हैं। इसमें कह क्या रहा है कि विश्व का अगर कोई पिंड है जो कि किसी और पिंड को अपनी ओर एक बल द्वारा आकर्षित कर रहा है, मतलब अपनी ओर खींच रहा है, तो यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरा पिंड एक है, यहाँ मेरा दूसरा पिंड है। ये दोनों पिंड एक दूसरे को किसी एक निश्चित बल द्वारा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे ये जो मेरा पहला पिंड है ये इस दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करेगा, और ये जो मेरा दूसरा पिंड है ये इस पहले पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करेगा, और इनके बीच में दूरी है मेरी डी बोलो या आप आर बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो इनको। तो आइए समझते हैं जो हमने पीछे पढ़ा कि विश्व का कोई एक पिंड, ये पहला पिंड हो गया, किसी दूसरे पिंड को, ये दूसरा पिंड हो गया, एक निश्चित बल द्वारा, जो कि है हमारा बल क्या है, एफ, एक निश्चित बल द्वारा क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। ये हमने पढ़ा। ये बल आकर्षित करने वाले पिंडों के, आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान, ये इसका द्रव्यमान होगा मेरा m1, ये क्या है मेरा इसका द्रव्यमान, और इस पिंड 2 का जो द्रव्यमान होगा वो मेरा क्या होगा, m2 होगा। तो आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी थी d, उनके क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि समानुपाती और प्रतिलोमानुपाती होता। हमने पढ़ा कि विश्व के 2 पिंड है जो कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं F बल द्वारा, और ये उनके बीच की दूरी है d, और इन पहले पिंड का मास द्रव्यमान है m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है मेरा m2। अब इसको हम पढ़ और समझते हैं कि ये क्या है, उनके बीच में जो बल लग रहा है वो समानुपाती होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, उनके द्रव्यमानों, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। पहले पिंड का द्रव्यमान है m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2, और प्रतिलोमानुपाती होगा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, और प्रतिलोमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ये बात हमने पढ़ी थी। ये क्या है मेरा समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है बराबर, एक तरीके से आप समझ सकते हो। और ये है मेरा प्रतिलोमानुपाती, इसका मतलब होता है उल्टा, मतलब उल्टा, उल्टा मतलब बटे में होगा। ये कैसे होगा, बटे में। तो ये हमने देखा कि F जो बल है वो हमारे समानुपाती है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, और प्रतिलोमानुपाती है उनकी दूरी के वर्ग के। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से कि जो मेरा बल होगा वो समानुपाती होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, और प्रतिलोमानुपाती होगा उनके वर्ग के, उनकी बीच की दूरी के वर्ग। तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए
हम यहाँ एक स्थिरांक लाएंगे जो कि स्थिरांक हमारा क्या होगा g। तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम करेंगे f बराबर, ये साइन हमारे ये चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा g, और मैं आगे क्या लिखूंगा m1 m2 बटे r स्क्वायर, या आप इसको d स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये g क्यों आया, क्योंकि जो समानुपाती का चिन्ह था उसको हमको हटाना था। तो यहाँ पे एक स्थिरांक लाएंगे, जो स्थिरांक क्या है हमारा कैपिटल G। ये जो कैपिटल G है ये क्या है मेरा स्थिरांक, ये कौन सा स्थिरांक है, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है। कौन सा, ध्यान रखें कौन सा स्थिरांक, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है, ये बात याद रहे। तो आइए एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को एक निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है, और यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा था, ये बात आपको याद रहे। और हमने अभी ये देखा कि जो बल है वो समानुपाती होगा, जो हमारा बल है, जो हमारा बल है वो समानुपाती होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होगा। और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक स्थिरांक लाते हैं जो कि हमारा क्या है कैपिटल G, और इससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है, जो फॉर्मूला हमारा क्या है, F बराबर GM1M2 बटे डी स्क्वायर। हमने सूत्र देखा था F बराबर GM1M2 बटे डी स्क्वायर, जहाँ पे F हमारा जो था वो क्या था, बल था, F हमारा बल था, G हमारा गुरुत्वीय वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक था, M1 M2 जिसमें M1 हमारा पहले पिंड का द्रव्यमान और M2 हमारे दूसरे पिंड का द्रव्यमान, तथा डी स्क्वायर हमारा क्या था, उनके बीच की दूरी का वर्ग। अब हम देखते हैं कि जो G है, जो कैपिटल G है, उसको हम क्या क्या कहते हैं, वो क्या है हमारा। तो जो G है, ये जो G है उसको हम स्थिरांक बोलते हैं। ये कौन सा स्थिरांक है, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है। और एसआई प्रणाली में G की इकाई कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। और इसको सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। और G के मान का मापन एसआई प्रणाली में हम कितना करते हैं, 6.673 इंटू 10⁻10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हम इसका मापन करते हैं। किसमें, एसआई प्रणाली में, याद रखिए। अभी हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको हम समझेंगे अभी। देखिए क्या होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, आइए हम इसको समझते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण समझने से पहले हमको देखना होगा त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है, वेग में होने वाला परिवर्तन। क्या होता है, वेग में होने वाला परिवर्तन। वेग क्या होता है, जिस स्पीड से आप चल रहे हो, वेग आप बता सकते हो। वेग क्या होता है, वेग होता है आपका, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये आपका सूत्र होता है वेग बराबर। तो वेग में होने वाला परिवर्तन को हम समझते हैं। जैसे मेरा यहाँ बिल्डिंग है कोई, या फिर इसको जाने दी, जैसे समझते हैं यहाँ मेरा कोई इंसान है जो कि यहाँ से कुछ ऊपर एक बॉल है, गेंद है, जिसको उसने क्या किया होगा, ऊपर फेंका, और फेंकने पे वो क्या आई होगी, नीचे आई होगी। जब वो नीचे आई होगी, जब उसने स्टार्टिंग में फेंका होगा तो यहाँ पे वो कुछ वेग से फेंका होगा, मान लेते हैं उसका वेग था कुछ 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसकी जो स्पीड है, वेग जो है, गति है, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। और वो क्या होगा, धीरे 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 वो क्या हो जाएगी, धीमी पड़ती जाएगी, स्लो होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वहां से वो क्या आएगी, फिर यहाँ समझ लीजिए आप, यहाँ 2 है तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, v 1 हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मेरी 1 हो जाएगी।
फिर यहाँ आके एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब वो नीचे आएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ 4 हो गई, यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ 8 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ मेरा वेग कितना था, 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। तो ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण। ये त्वरण क्या हो रहा है, वेग में होने वाला परिवर्तन। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण हम किसे कहते हैं, कि जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होने वाला त्वरण। जैसे हमने देखा था कि यहाँ कोई इंसान था, यहाँ कोई इंसान था जो कि एक गेंद को उसने क्या किया था, ऊपर फेंका था। तो वो ऊपर गई, फिर यहाँ से वो क्या आई होगी, नीचे आई होगी। तो यहाँ आने पे इसका वेग जो है वो 0 हो गया होगा। फिर इसको गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो गेंद हमारी यहाँ थी, ये नीचे आ रही होगी। नीचे आते समय यहाँ पे इस पे लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा। तो नीचे खींचने के कारण इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, ये त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब आइए और जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और क्या क्या लिखा है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय, वही जो हमने अभी देखिए यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। आइए अभी हम आगे और देखते हैं, और इसे हम जी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, जो कि है हमारा छोटा जी, स्मॉल जी है, याद रखिएगा आप। इसे हम स्मॉल जी द्वारा दर्शाते हैं। और ये कैसा है, एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहाँ रहेगी, जहां गुरुत्वीय बल मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज के लंबवत दिशा में इसकी दिशा होगी। ये आपको ध्यान रखना है। सदिश राशि का अर्थ क्या है, सदिश राशि का अर्थ है कि एक ही दिशा में लगने वाला, जो कोई भी कुछ त्वरण जो लग रहा है वो एक ही दिशा में लग रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, सदिश राशि का। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। और वेग जो है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मेरी एक क्या है, विस्थापन मेरी एक क्या है, सदिश राशि है। ये मेरी क्या है, एक सदिश राशि। अगर विस्थापन मेरी सदिश राशि है तो वेग भी मेरी सदिश राशि होगी, और जब मेरा वेग सदिश राशि है तो मेरा त्वरण भी एक सदिश राशि होगा, बराबर है। अब आइए आगे जानते हैं। अब यहाँ पे बात की गई थी इसकी दिशा की, तो दिशा क्या है इसकी, गुरुत्वीय बल की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज के लंबवत दिशा में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की तरफ इसकी दिशा है। आइए देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। हाँ, तो मेरी दिशा किधर है, जैसे यहाँ मेरा कोई, ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी पृथ्वी है, और यहाँ कोई इंसान है, यहाँ इंसान है। तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगा मेरा, इसके, ये इसका केंद्र है तो यहीं लगेगा, इसके केंद्र की ओर। ये इसका क्षैतिज हो गया, और इसके लंबवत दिशा में मेरा लगेगा, ये मेरा क्या है, क्षैतिज। ये मेरा क्या है, क्षैतिज। और इसके लंबवत दिशा मतलब 90 अंश पे मेरा क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। मतलब इसकी दिशा कहाँ हो गई, लंबवत, वो भी कहाँ, केंद्र की ओर। कहाँ, केंद्र की ओर। किसके लंबवत, क्षैतिज के लंबवत। याद रखिएगा आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं वो समझे होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्मॉल जी का, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका एक सूत्र है जो कि क्या है मेरा, G बराबर GM बटे R स्क्वायर। जहाँ पे ये जो छोटा जी है वो मेरा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। छोटा जी क्या है मेरा, गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल जी मेरा क्या है, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है। कैपिटल जी मेरा क्या है, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है। कैपिटल M क्या है मेरा, पृथ्वी का द्रव्यमान है। क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये जो R है वो क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है।
ये आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है जो मेरा कैपिटल जी है वो क्या है, कैपिटल एम है वो क्या है मेरा, एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है जो कि कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। आर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर जो कि क्या है 6400 किलोमीटर। जी मेरा स्थिरांक है, वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक है। ऐसा प्रणाली में जी की इकाई में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ऐसा ही प्रणाली में इसका मान कितना होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उसका मान कितना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, जी बराबर 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कभी कभी हम इनको कभी कभी हम इनको 10 भी मान लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे। और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का कितना होता है, 1/6 होता है। याद रखिएगा कितना होता है 1/6, 1/6 होता है। हो गए कि ये जो है 6.4 × 10⁻6 मीटर था, ये 6400 किलोमीटर कैसे हो। आपको पता होगा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻3 मीटर। तो अगर मैं 6.4 × 10⁻6 में अगर मेरे को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो मैं इसको क्या करूँगा 1000 से भाग दूंगा। और ये 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻3। तो ये हर 10⁻3 था। ये जो मेरा अंश से हर में जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 × 10⁻3। ये मेरा माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि हर से अंश में जा रहा है। ये मेरा 10⁻6 धन में है और ये मेरा गुणे 10⁻3 ऋण में है। अगर ये मेरा जो आधार है वो 10 समान है तो मैं इसको क्या करूँगा जोड़ दूंगा। तो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10⁻3। और ये क्या है 6.4 और 10⁻3 मेरा क्या होता है 1000 होता है। तो ये हो जाएगा 1000। ये बात समझ रहे हो गया आप, 1000 हो गया। अब इसको आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 64003 आएगा और 1 0 के बाद मेरा क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। तो इसका मान उत्तर क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर, जो कि यहाँ आपका आया हुआ है। आप समझ गए हो। देखते हैं अभी हमने जी देखा। जी क्या होता है हमारा, जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटे कैपिटल आर का स्क्वायर। अब हम देखेंगे जी के मान में होने वाला परिवर्तन, जो कि छोटा जी जो है हमारा, ये जो छोटा जी है हमारा, ये क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये हमने अभी देखा। तो इसमें भी कुछ मान में परिवर्तन होते हैं। जब हम पृथ्वी में कोई हर अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे जी के मान में थोड़े बहुत परिवर्तन होते जाते हैं। तो पहला परिवर्तन जो है दिया है वो क्या है, देखिए पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाला परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जो परिवर्तन होता है, वहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी के पृष्ठभाग मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, इस वाले इलाके पे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है वो हमको देखना है। आपको सिर्फ याद रखना है मान, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं आपको पता करना है। तो ध्रुवों पर जाते समय जी का मान कितना होता है 9.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भूमध्य रेखा पर सबसे कम अर्थात कितना होता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको सत्य असत्य में पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्या कि ध्रुवों का मान जो है, ध्रुवों का जो मान है वो 9.88 सबसे ज़्यादा होता है ध्रुव पर। ध्रुव अर्थात जो हमारे पोल होते हैं, मतलब जो उत्तरी ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है छोटे गुरुत्वीय त्वरण का मान। और भूमध्य रेखा पर सबसे कम अर्थात कितना होता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हम देख रहे थे ऊंचाई के अनुसार जो हमारा स्मॉल जी है, मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसमें कौन से परिवर्तन होते हैं वो हम देखने वाले। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है और जी का मान कम होते जाता है। आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये मेरा पृथ्वी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा पृथ्वी है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये इसका यहाँ केंद्र है आपको पता चल रहा होगा, और ये इसका पृष्ठभाग है। इस पृष्ठभाग पे जो जी का मान होता है वो हमने देखा था अभी। तो इस पृष्ठभाग पे जो जी का मान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस पृष्ठभाग से ऊपर जाते जाएंगे
जैसे जैसे हम इस पृष्ठभाग से ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी ये जो दूरी होती है जिसको मैं डिस्टेंस बोलता हूँ, ये क्या होती है, ये जो हमारी दूरी है जिसको मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये हमारी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र से दूर होते जाएंगे, यहाँ से पृष्ठभाग तक आए, यहाँ केंद्र से, इस केंद्र से हम पृष्ठभाग तक आए, और इस पृष्ठभाग से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहाँ इस केंद्र से इस पृष्ठभाग तक हमारा दूरी था 6400 किलोमीटर, और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, और दूरी जो है वो हमारे जो दूरी है वो हमारी जी की क्या है, प्रतिलोमानुपाती है। तो अगर आपकी देखिए ज़रा, अगर आपकी दूरी बढ़ रही है, दूरी अगर आपकी बढ़ती जा रही है तो जो जी का मान है वो कम होता जाएगा, जो जी का मान है वो अपने आप कम होता जाएगा, क्योंकि ये क्या एक दूसरे के विपरीत है। अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप क्या होगा, कम होता जाएगा। आइए इसको हम आगे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये मेरा था पृथ्वी, यहाँ ये मेरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये केंद्र है, इस केंद्र से यहाँ तक ये हमारा क्या है, पृष्ठभाग, ये हमारा क्या है, पृष्ठभाग। इस पृष्ठभाग से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इस पृष्ठभाग से हम क्या कर रहे हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं, तो इस पृष्ठभाग से जब हम ऊपर जाएंगे तो केंद्र के बीच की जो दूरी है, पृष्ठभाग से जब हम ऊपर जाएंगे तो केंद्र से दूरी इसकी क्या होती जाएगी, ये जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, ये जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। और हमने अभी देखा कि जो जी होता है वो क्या होता है, GM बटे क्या होता है, R²। तो ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये क्या हो रही है, दूरी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब ये बढ़ती जाएगी, और हमको पता है कि जो जी होता है वो प्रतिलोमानुपाती होता है किसके, R के वर्ग के। तो अगर मेरा R बढ़ते जा रहा है, अगर मेरा R बढ़ रहा है तो ये क्या है, G उसका उल्टा है। तो अगर मेरा R बढ़ रहा है तो G मेरा कम होगा, ये बात। और यही बात यहाँ भी लिखी है, देखिए ज़रा, कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से, देखिए ज़रा फिर से, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, और जी का मान क्या होता है, कम होते जाता है। ये मैं कुछ समझ रहा हूँ कि आपको समझ गया होगा ये बात। तो बच्चों अभी हम देखेंगे गहराई के अनुसार परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठभाग से अंदर जाते समय जी का मान कम होता जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, और यहाँ ये इसका क्या है, केंद्रक, ये इसका क्या है, केंद्रक, और यहाँ इसका क्या होगा, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, पृष्ठभाग है, ये मेरा क्या है, पृष्ठभाग। तो इस पृष्ठभाग से जब हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे, इस पृष्ठभाग से जब हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा जो जी का मान क्या है वो कम होते जा रहा है। वो देखते हैं हम क्यों कम हो रहा है, अभी आइए समझते हैं। आइए देखिए, ये मेरा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे के पृष्ठभाग पे ये मेरा कोई इंसान है। ये इंसान चल के कहाँ आ गया, अभी थोड़ा गहराई में आ गया, मतलब पृथ्वी के पृष्ठभाग से कहाँ आ गया, अंदर की तरफ आ गया ये इंसान। ध्यान रहे, आप याद रखिएगा। इसको हम फिर से अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पृथ्वी है, देखिए ज़रा फिर से, ये फिर से इसको पृथ्वी को हम फिर से बना लेते हैं। ये मेरा पृथ्वी है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के पृष्ठभाग पे, ये मेरा पृष्ठभाग है, इस पृष्ठभाग के ऊपर मेरा कोई इंसान है जो कि चल के कहाँ आ गया है, उसकी गहराई के अंदर आ गया है। ये बात आप याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। और ये यहाँ क्या है, उसका केंद्र है, ध्यान रहे, ये उसका क्या है, केंद्र। जब ये पृथ्वी के गहराई के अंदर आ गया तो अब हम इसका थोड़ा यहाँ से हम एक वृत्त बना के देखते हैं अंदर की तरफ। देखिएगा ज़रा, ये हमने एक अंदर की तरफ क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम। ये हमने क्या कर दिया है कि पृथ्वी के अंदर क्या बना दिया, वृत्त बना दिया है। ये हमने पृथ्वी के अंदर एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, ये ऐसे। तो ये इंसान मेरा कहाँ आ गया, अभी चल के इस पृथ्वी के वृत्त पे, ये जो लाल वाला नीला वाला जो दिख रहा है वो पृथ्वी का पृष्ठभाग है, और ये जो लाल वाला दिख रहा है वहाँ पे मेरा कौन आ गया है, इंसान आ गया है। अंदर की तरफ चल के क्या आ गया है, इंसान आ गया है। अब आइए आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ये मेरा पृष्ठभाग था और यहाँ से चल के मेरा एक इंसान है जो कि इस अंदर की तरफ आ गया। तो यहाँ जब अंदर आएगा तो उस समय जी यहाँ पे क्या लगेगा वो हमको पता करना है। जो जी लगेगा वो क्या होता है, जी क्या होता है, GM/r² होता है। तो जब ये अंदर आएगा, जब पृष्ठभाग पे रहेगा उस समय उसका मास जो रहेगा, द्रव्यमान जो रहेगा वो कुछ और रहेगा। और अंदर जब आ जाएगा तो हम जो द्रव्यमान देखेंगे वो खाली इस लाल वाले गोले का ही देखेंगे, तो वो भी उसका कुछ अलग रहेगा, मान द्रव्यमान कुछ अलग रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, जब ये इंसान मेरा इस पृष्ठभाग से अंदर की तरफ मतलब कुछ गहराई में आ रहा है, कुछ मेरा गहराई में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जो मेरा द्रव्यमान है, जो मेरा द्रव्यमान है वो क्या हो रहा है, जो मेरा द्रव्यमान है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो मेरा द्रव्यमान है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और मैंने पीछे पढ़ा था कि जो जी होता है वो समानुपाती होता है, किसके, द्रव्यमान के समानुपाती होता है जी। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो जी है वो बराबर, ये जो जी है वो मेरा बराबर है किसके, इस GM के। और जी तो मेरा स्थिरांक है तो वो तो बदलेगा नहीं। और जो M है वो क्या हो रहा है, मेरा नीचे गहराई में आते समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दूरी भी कम हो रही है। लेकिन अगर दूरी कम हो रही है, अगर ये दूरी कम हो रही है तो ये तो बढ़ना चाहिए, आप सोच रहे होगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा द्रव्यमान है, ज़रा देखिएगा, ये जो मेरा द्रव्यमान है वो भी कम हो रहा है। तो ये जो मेरा स्मॉल जी मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी मेरा क्या होगा, कम होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से अंदर जाते समय, जब हम अंदर जाएंगे तो जो पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान है वो उसको मिला के उसके ऊपर बल नहीं लगेगा, गुरुत्वाकर्षण। खाली जिस इलाके में है, ये जो लाल वाले इलाके में है जो बंदा, ये जो लाल वाले इलाके में जो इंसान है, खाली इतने ही द्रव्यमान का इसके ऊपर बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा अंदर जाते समय, गहराई में जाते समय क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो रहा है। मतलब जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो रहा है, कम लग रहा है। ये हमने देखा था। एक बार फिर से इसके ऊपर हम नज़र घुमा लेते हैं, तीनों के ऊपर लाइन से ज़रा देखिएगा, फिर से देखिए ज़रा। पहला है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, ध्रुव पे रहेगा, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुवों पर 9.83 होता है, भूमध्य रेखा पर 9.77 होता है। इसके बाद पृथ्वी के ऊंचाई पे जाते समय परिवर्तन क्या होता है, बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है और जी का मान क्या होता है, कम होते जाता है, याद रखिएगा। और अंदर जाते समय क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, कम होते जाता है, याद रखना। इसलिए हमारा जी का मान भी क्या होता है, कम होते जाता है। अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान तथा भार में अंतर। आपको 4 पॉइंट लिखने रहते हैं, 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछ सकता है। ये 4 पॉइंट आपको बहुत इजी से मैं बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होता है, जरा देखिए। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी पिंड में समाविष्ट जो द्रव्य की मात्रा होती है उसे आप क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पिंड है उसके अंदर जितना द्रव्यमान है, जो वॉल्यूम है उसका, जो घन है, उसी को आप क्या कहोगे, द्रव्यमान कहोगे। इसकी SI इकाई क्या है, मेरी किलोग्राम है। और अगर मैं CGS की बात करूँ, CGS में तो इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी, याद रखिएगा। तो इसकी CGS में इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी, याद रखिएगा। इसके बाद ये क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब जो कोई भी दिशा में लग जाए, मतलब कोई भी दिशा में कार्य करे जिसकी एक निश्चित दिशा ना हो, और इसका मान हर जगह क्या रहता है, समान रहता है, याद रखिएगा। अब आइए हम आते हैं भार पे। भार क्या होता है, किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है उस बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार हमेशा आप याद रख, आगे हम बात करते हैं इसकी SI इकाई क्या है, मेरी न्यूटन है। ये एक मेरी सदिश राशि है और इसका मान हमेशा क्या होता है, असमान रहता है। क्योंकि जो भार होता है वो क्या होता है, हमारा भार को जिसको हम W से दर्शाते हैं, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं वेट, और हिंदी में हम बोलते हैं जिसको क्या, भार। ये क्या होता है, mg होता है। W बराबर क्या होता है, mg। m क्या है, उसका द्रव्यमान है। लेकिन ये जो g है, ये हमने पढ़ा था अभी, ये क्या है हमारा, g क्या है, ये g क्या है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। ये g क्या है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण है।
और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये हमारा हर जगह बदलता रहता है। हमने अभी जस्ट इसको पीछे देखा कि ध्रुव पे कुछ और होता है, भूमध्य रेखा पे कुछ और होता है, गहराई में जाते समय कुछ और होता है, ऊंचाई पे जाने पे कुछ और रहता है। तो ये जो जी का मान है वो हमेशा क्या रहता है, ये जो जी का मान है वो हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। ये जो जी का मान है वो हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। इसलिए अगर जी का मान बार बार बदल रहा है तो ये जो मेरा भार है, ये जो W है, उसका भी मान हमेशा बदलता रहेगा। और आप हमेशा याद रखिएगा, जो आप वजन करते हैं वो आपका द्रव्यमान नहीं होता है, भार होता है। जो आप कहते हैं कि मेरा वजन 50 किलो है, वो आपका 50 किलो वजन नहीं होता। आप वजन किसको कहोगे, पर वजन आपको अगर निकालना है तो आप निकालोगे उसको mg करके। तो आपका द्रव्यमान कितना है, 50। द्रव्यमान कितना है, 50। उसमें आप g को 10 मान लीजिए, तो 10 से आप गुणा कीजिए और ये जो आएगा आपका, ये क्या आएगा, 500 न्यूटन आएगा, जो कि आपका क्या होगा, भार होगा, वजन होगा। तो अब आप साइंस पढ़ चुके हैं तो आप याद रखिएगा, जब भी आप वजन की बात करेंगे तो उसमें आपकी इकाई होगी न्यूटन की। अगर आप केजी बोल रहे हो तो आपका वो भार वजन नहीं होगा, वो आपका द्रव्यमान होगा। ये बात आप याद रखिए। अगला टॉपिक है हमारा मुक्त पतन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉल। मुक्त पतन हमारा अगला टॉपिक है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, फ्री फॉल कह रहा हूँ। तो मुक्त पतन क्या होता है, जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। सिंपल सा कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरा कोई पिंड है जो कि गुरुत्वीय बल के कारण खाली गति कर रहा है तो मैं उसे क्या कहूँगा, मुक्त पतन कहूँगा। इसका थोड़ा आगे हम और समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं और क्या कहा गया है। मुक्त पतन का प्रारंभिक वेग जो रहता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता, वह केवल निर्वात में ही संभव है। निर्वात का अर्थ होता है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वह होता है मतलब बिना हवा, जहाँ पे हवा बिल्कुल भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ये आपके मुक्त पतन के 3 समीकरण हैं जो कि न्यूटन के 3 गति के नियम से ही बनाए गए हैं। हमने अभी देखा कि मुक्त पतन के लिए जो u होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है वो g होता है, जो त्वरण होता है वो क्या होता है, g होता है। ये भी हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि ये जो पहला वाला है वो किससे निकला है, न्यूटन का पहला गति का जो समीकरण है वो क्या है, v बराबर है u प्लस at के। दूसरा मेरा क्या है, s बराबर होगा ut प्लस हाफ at² के। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, v² बराबर होगा u² प्लस 2as के। ये हमने देखा अभी। और ये आपका ये जो तीनों समीकरण है वो कहाँ से लिया गया है, इन तीनों न्यूटन की गति संबंधी जो 3 समीकरण हैं उनसे ये लिया गया है। बस आपको इतना ही पता रखना है। u जो मेरा है यहाँ पे क्या है, u जो मेरा है वो मेरा क्या है, प्रारंभिक वेग है। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग मेरा 0 है, तो ये मेरा हट जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ मेरा at बचेगा और a मेरा क्या है, g है। तो मैंने यहाँ पे पहला मेरा समीकरण बन जाता है v बराबर gt। ऐसे ही आपके ये तीनों समीकरण बने हुए हैं। हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा आपको पता ही, अगर कोई पिंड आपका विरामावस्था में है, मतलब रुका हुआ है, स्थितिज अवस्था में है, तो उस समय जो उसके अंदर ऊर्जा होगी वो मेरी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और अगर आपका पिंड गति कर रहा है, मतलब चल रहा है, कुछ गति कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उस समय जो उसके अंदर ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आपकी गतिज ऊर्जा होगी, आपको पता ही है। तो वही लिखा है, पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या कहते हैं, क्या होता है, अगर आपके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपका कोई पिंड में अगर स्थितिज ऊर्जा पैदा हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित होने पर उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे r प्लस h के बराबर होती है। और m और r यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या है। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए मेरा जो सूत्र है वो क्या है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे r प्लस h। कैपिटल G क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, कैपिटल G क्या है मेरा, ये कैपिटल G क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। स्मॉल m क्या है,
उस पिंड का द्रव्यमान है। कैपिटल आर क्या है मेरा, कैपिटल आर क्या है मेरा, पृथ्वी की त्रिज्या है, और एच क्या है मेरा, ऊंचाई है। अगला टॉपिक है हमारा मुक्ति वेग और पलायन वेग। आइए हम इसको देखते हैं। मुक्ति वेग और पलायन वेग होता क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। मुक्ति वेग और पलायन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग ऐसा होगा कि उस वेग से फेंकी गई गेंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। प्रारंभिक वेग के इस मान को मुक्ति वेग कहते हैं, क्योंकि हम इस वेग के ऊपर फेंका गया पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण से मुक्ति पा सकता है। इसको जो भी लाइन लिखी, आइए हम उसको समझने की कोशिश करें। आइए मुक्ति वेग और पलायन वेग को समझते हैं हम। ये मेरा पृथ्वी है, ये मेरा क्या है, पृथ्वी। इस पृथ्वी पे यहाँ मेरा क्या है, केंद्र है, और ये मेरा पृष्ठभाग है। ये मेरा क्या है, पृष्ठभाग है, ये आपको पता है। ये मेरा क्या है, पृष्ठभाग। इस तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को किसी पिंड को उसके गुरुत्वाकर्षण बल से, समझ लीजिए आप समझ लीजिए कि ये जो मेरी पृथ्वी है, इसका यहाँ तक क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ तक, कहाँ तक, ये यहाँ तक क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब यहीं तक उसका रेंज है। इसके बाहर अगर कोई गया तो उसका ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो यहाँ मेरा कोई इंसान या कुछ भी, कोई भी चीज़ है जो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर, इस मतलब इसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भेजना चाहता हूँ, मतलब ऐसी जगह भेजना चाहता हूँ जहाँ पे उसके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगे। तो ऐसा वेग जो कि किसी पिंड को उसके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेंज होता है उससे क्या कर दे, बाहर लेके चला जाए, वो जो वेग होगा उसी वेग को हम क्या कहते हैं, मुक्ति वेग कहते हैं या पलायन वेग कहते हैं। मतलब ऐसा वेग जो कि किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त कर दे, उस वेग को हम क्या कहेंगे, मुक्ति वेग कहेंगे। ये आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक सूत्र याद रखना है, जो कि आपका यहाँ देखिए सूत्र दिया, ये दिया है, ये भी दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका, और यहाँ देखिए आपका ये अच्छे से भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपका दिया है वी स्केप दिया है आपका। देखिए वी स्केप बराबर होता है अंडर रूट। तो बच्चों यहाँ पे आपके इस पार्ट की, जो हमारा पार्ट था गुरुत्वाकर्षण, उस पार्ट की यहाँ पे हो जाती है समाप्ति। यहाँ आपका पार्ट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। इसको हमने बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि आपके हर एक टॉपिक को कवर किया जाए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और भी लेक्चर्स और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।